मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कल हमने पढ़ा था शीत ऋतु, आज हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। हम भारतीय जलवायु को 4 भागों में बांटा था ना, कल 4 ऋतुओं में बांटा था ना, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। आज हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। शरद ऋतु की शीत ऋतु की बात हमने कल की थी। ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है उसकी हम बात कर रहे हैं मार्च से लेकर मध्य जून के मध्य। मार्च से लेकर मध्य जून के मध्य जो आपकी जलवायु देखने को मिलती है, जो ऋतु देखने को मिलती है वो आपकी ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। कौन सी ऋतु देखने को मिलती है? ग्रीष्म ऋतु। इस समय क्या होता है, इस ऋतु में क्या होता है, जो सूर्य होता है वो उसकी जो दशा होती है, दिशा जो होती है वो उत्तरायण होती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जिसके फलस्वरूप 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर जो है सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे समस्त हमारे भारत में, समस्त जो हमारा भारत है वहाँ पे तापमान अधिक हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो है वो ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। कौन सी ऋतु देखने को मिलती है? ग्रीष्म ऋतु, जो कि हमारे भारत में भी ग्रीष्म ऋतु उसी समय होती है, क्योंकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। आशा तो यह है कि जो आपका समस्त भारत होता है उसमें उस समय तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, वो उसमें समुद्र तटीय स्थिति होने के कारण या समुद्री प्रभाव होने के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत की तुलना में, ठीक है, कर्क रेखा के जो उत्तर वाला जो भारत है उसकी तुलना में कर्क रेखा से नीचे वाला जो भारत है और जिसमें भी समुद्री जलवायु वाला जो भारत है वहाँ पर टेम्परेचर हमको कम देखने को मिलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखें मानचित्र बनाकर, ठीक है, तो ये जो हमारा भारत है इसकी अगर हम बात करें, जैसे यहाँ से कर्क रेखा हो जाती है, ठीक है, भारत में, तो यहाँ पर जो होता है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, इसलिए तापमान है वो इसमें अधिक देखने को मिलता है। तो ये वाला जो भारत है उसमें तापमान तो बढ़ेगा, 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक तापमान हमारे यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी भारत में देखने को मिलता है। मैक्सिमम अगर तापमान की बात करें तो 45 डिग्री तापमान यहाँ पे चला जाता है। कितना डिग्री? 45 डिग्री तापमान तक यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि आपके समुद्र तटीय परिस्थितियाँ होने के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है 25 डिग्री या 28 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। 25 डिग्री के आसपास या 25 से 30 डिग्री के आसपास, 25 से 31, ठीक है, टेम्परेचर से में देखने को मिलता है। तो स्थिति क्या हो जाती है? अब ग्रीष्म ऋतु में स्थिति आपके शीत ऋतु के ठीक विपरीत होना प्रारंभ होती है। देखिए, क्योंकि कल हमने बात की थी कि शीत ऋतु में जो है आपके उत्तरी पश्चिमी भारत में जो है वो आपका क्या होता है, उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तापमान उस समय कम होता है, दक्षिणी भारत में तापमान उस समय ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही आपके ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य लंबवत चमक रहा है कहाँ पे? उत्तरी भारत में कर्क रेखा के कारण, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर जो है तापमान अधिक हो जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर अधिकतम तापमान जो है वो 45 डिग्री मई महीने में देखने को मिलता है। मई जून जो आपका होता है उस समय देखने को मिलता है तापमान, ठीक है, 45 डिग्री तापमान उस समय देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पूरे क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी भारत में जो है क्या हो जाता है आपका निम्न वायुदाब, क्या होता है? निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है। निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है आपके उत्तरी पश्चिमी भारत में जो है निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अधिक है, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब अपने आप कम होगा। ठीक है, इसीलिए तापमान के अधिकतम होने पर यहाँ पर जो है निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में, जबकि दक्षिणी भारत में टेम्परेचर कम होने के कारण उच्च वायुदाब केंद्र, हाई HV जिसको बोलते हैं ना, हाई प्रेशर बेल्ट, उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। ठीक है, जिसके बाद में क्या स्थिति आती है? अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि यहाँ पे निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो गया और यहाँ पे उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो गया, HP हाई प्रेशर बेल्ट और यहाँ पे लोअर प्रेशर बेल्ट। ठीक है,
निम्न वायुदाब केंद्र और यहाँ पे उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून समुद्रों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून समुद्रों से प्रभावित होना प्रारंभ हो जाता है और इसी के कारण उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ हो जाती है। क्या चलना प्रारंभ हो जाती है? पवनें चलना प्रारंभ हो जाती है। अब जब पवनें उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलती है तो जिसके फलस्वरूप हमारे भारत में जो है वो हमको मानसूनी वर्षा या मानसून का आगमन होते दिखता है ना। इसीलिए हमारा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो प्रवेश कर पाता है। और ये प्रवेश क्यों करता है? क्योंकि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जेट स्ट्रीम जो हमारी हवाएं होती है वो इसको यहाँ पे भारत में प्रवेश करवाने के लिए सहायक होता है। ठीक है, इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को, उसके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जेट स्ट्रीम के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो चल रहा है ऋतुओं के बारे में, आज जो हमने बात की थी वो की हमने हमारी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, अब ग्रीष्म ऋतु में क्या है, जो वर्षा प्रारंभ होती है, ठीक है, ये जो वर्षा होती है आपकी फिर वर्षा ऋतु के अंदर प्रारंभ होती है। स्थितियाँ कब बनती है वर्षा के लिए? ग्रीष्म ऋतु में बनती है। कब बनती है? ग्रीष्म ऋतु में। प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु में होता है वर्षा के आगमन के लिए और उसके बाद में वर्षा ऋतु में जो है वो हमको वर्षा देखने को मिलती है। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो है वो आपकी वर्षा ऋतु के लिए तैयार होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। अब हम बात कर लेंगे ग्रीष्म ऋतु में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा। अब ग्रीष्म ऋतु में कई प्रकार की मानसून पूर्व की वर्षा होती है। ठीक है, मानसून पूर्व की वर्षा वह वर्षा होती है जो मानसून के आगमन से ठीक पहले होती है, जो कि अम्लीय वर्षा के रूप में हमको देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, जब वर्षा मानसून पूर्व की वर्षा होती है या जो मानसून की प्रथम वर्षा होती है उसमें जो अम्लीय तत्व है उनकी अधिकता हमको देखने को मिलती है। तो वो एक टॉपिक आएगा तो उसके बारे में पॉल्यूशन जब हमारा आएगा लास्ट के चैप्टर में तो उसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। अभी हम जो है ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में हमको जो है मानसून पूर्व की कई वर्षा के प्रारूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि आम्र वर्षा। सबसे पहले आम्र वर्षा देखने को मिलती है जो कि आपके केरल और कर्नाटक राज्यों में हमको देखने को मिलती है। केरल और कर्नाटक राज्य में मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और ये आम्र वर्षा जो होती है आम की खेती के लिए, आम के फलों के लिए उत्तम होती है, लाभदायक होती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? आम्र वर्षा। आम्र वर्षा के बाद में आती है नंबर 2 पे मानसून पूर्व की चेरी ब्लॉसम वर्षा। चेरी ब्लॉसम वर्षा, चेरी ब्लॉसम जो वर्षा होती है वो भी आपके कर्नाटक और केरल में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? कर्नाटक और केरल में देखने को मिलती है। ये जो वर्षा होती है वो आपके कॉफ़ी कहवा के लिए अति उत्तम होती है। ठीक है, फूलों के लिए अच्छी होती है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम नाम दिया गया। ठीक है, चेरी ब्लॉसम के अलावा आपकी आती है वो आती है काल वैशाखी। काल वैशाखी जो है वो आपके पश्चिम बंगाल जैसे राज्य है वहाँ पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, बिहार वगैरह में आपको देखने को मिलती है। मानसून पूर्व की वर्षा होती है जो कि अधिकतम नुकसान पहुँचाती है, बाढ़ वगैरह तक ला देती है ये वहाँ पे। ठीक है, आपके बिहार वगैरह, झारखंड वगैरह, पश्चिम बंगाल वगैरह, ये जो वर्षा है वो मानसून पूर्व की वर्षाओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो वर्षा के प्रारूप की अगर हम बात करें तो बहुत सारी और दूसरी जो वर्षा है वो भी देखने को मिलती है जिसे मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून पूर्व की वर्षा। जिससे नागेश्वर हो गई, काल वैशाखी की हमने बात की थी, तूफानी हवा, तूफानी पवनें होती हैं। इसके अलावा आपकी आती है एक आती है नॉर्वेस्टर। कौन सी आती है? नॉर्वेस्टर मानसून पूर्व की वर्षा, जो कि आपके
बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। ठीक है, जो चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, नॉन वेस्ट चाय की जो कृषि होती है उसके लिए बहुत उत्तम होती है। ठीक है, तो हमने आज बात की हमारी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का जो है प्रारूप उसके बारे में हमने बात की। कल हम बात करेंगे हमारे वर्षा ऋतु जो इसके ठीक बाद प्रारंभ होती है। ठीक है, धन्यवाद।